फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वेव मोशन के अंतर्गत प्रोग्रेसिव वेव की, प्रोग्रामी तरंग एंड प्लेन प्रोग्रेसिव सिंपल हार्मोनिक वेव। देन इसके अंतर्गत कुछ बच्चों को हमेशा कन्फ्यूजन रहती है फेज यानी कि कला क्या होती है और कलांतर क्या होता है। जब भी इन शब्दों का यूज होता है तो बच्चे भ्रमित रहती हैं कि कलांतर क्या है, फेज डिफरेंस क्या है। तो आज हम इनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के बारे में, मतलब तरंगों का अध्यारोपण क्या होता है। तो प्रोग्रेसिव वेव के बारे में बात करते हैं। प्रगामी तरंग जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये वो वेव्स होती हैं जो अगर माध्यम में संचरित होती हैं तो माध्यम में संचरित होने के साथ एनर्जी का ट्रांसफ़र भी करती हैं। मतलब जब ये तरंगें माध्यम में संचित होंगी तो माध्यम के कण तरंगों एनर्जी को एक कण से दूसरे कण में ट्रांसफ़र करते हैं। और ये तरंगें ऐसी होती हैं कि हमेशा जहाँ से भी स्टार्ट होती हैं उसके आगे की तरफ संचित होती रहती हैं, मीन्स दे मूव अहेड फ्रॉम इट्स ओरिजिन। अब इनके प्रकार कितने हैं? ये 3 प्रकार की होती हैं बेसिकली। पहला है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, देन स्फेरिकल प्रोग्रेसिव वेव, आफ्टर दैट सिलिंड्रिकल प्रोग्रेसिव वेव। अब प्लेन प्रोग्रेसिव वेव वो होता है जो कि प्लेन वेव फ्रंट से फॉर्म होता है। स्फेरिकल प्रोग्रेसिव वेव स्फेरिकल वेव फ्रंट से फॉर्म होता है। सिलिंड्रिकल प्रोग्रेसिव वेव सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट से फॉर्म होता है। तो वेव फ्रंट क्या है? वेव फ्रंट कहते हैं हिंदी में तरंगाग्र। तो इसको डिस्क्राइब करेंगे इस प्रकार, जैसे कोई तरंग चल रही है, तरंग के चलने की दिशा के लंबवत अगर हम कोई प्लेन खींचते हैं या ऐसे बिंदुओं को, ऐसे कणों को फाइंड आउट करते हैं जो एक निश्चित समय पर उनकी कलाएं जो होती हैं सेम होती हैं। मतलब तरंग के चलने की दिशा में ऐसे कणों का समूह जो कि किसी निश्चित समय पर समान कला में होता है, उन कणों का अगर हम बिंदुपथ या लोकस ड्रॉ करें तो वो लोकस ही तरंगाग्र कहलाता है। जैसे कोई तरंग, ये बिंदु स्रोत है, पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स, इस पॉइंट सोर्स से तरंगे आगे बढ़ रही हैं इस तरह से। तो ये तरंग क्या शो कर रहा है? ये तरंग शो कर रहा है कि इस पॉइंट सोर्स से निकली हुई तरंगे, चूँकि ये पॉइंट है, इसके चारों तरफ तरंगे सर्कुलर फॉर्म में आगे निकलेंगी। अब सर्कुलर फॉर्म में पूरा व्यू नहीं ले रहे हैं, खाली अगर इतना व्यू देखें तो ये देख रहे हैं कि ये सर्किल का ही छोटे थोड़े पार्ट्स हैं। अगर हम इसको बहुत दूर तक देखते जाएंगे तो यही सर्किल एक, किसी सर्किल के अगर हम थोड़े पोर्शन को देखें तो ये एक प्लेन का फॉर्म लेता है। तो अभी हम प्लेन की बात नहीं कर रहे हैं, बात करते हैं अगर पॉइंट सोर्स है तो इससे जो भी तरंग निकल रही है वो सर्कुलर फॉर्म में निकलती है। जब ये सर्कुलर फॉर्म में निकलती है तो ये पार्ट्स क्या कहला रहे हैं? ये ऐसे पार्ट्स हैं वेव के जिस पे उपस्थित जितने भी पार्टिकल्स हैं, ऑल दीज पार्टिकल्स आर ऑफ हैव सेम फेज। इन सब के पास जो है फेज सेम है। तो ये सब क्या है? लोकस है इन पॉइंट्स का बिंदु पथ है। तो इसे कहते हैं वेव फ्रंट, यही है तरंगाग्र। अब चूंकि ये तरंगाग्र कैसा है? अगर पॉइंट सोर्स है तो इससे निकलने वाला तरंगाग्र जो है वो सर्कुलर वेव फ्रंट होगा, या 3 डायमेंशन की बात करेंगे तो स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। अगर ये पॉइंट सोर्स हमारा लाइन के फॉर्म में है, इस लाइन से निकल रहा है, तो इसके सामने अगर हम कोई भी प्लेन ड्रॉ करेंगे तो सभी इस प्लेन पर जितने भी पॉइंट्स प्रेजेंट होंगे सबकी कलाएं सेम होंगी। तरंग आगे बढ़ रही है, इस पॉइंट पर इस प्लेन को ड्रॉ किया, इस पर उपस्थित सभी कण जो है सेम कला में होंगे। तो ये सभी क्या है? ये भी तरंगाग्र है, लेकिन तरंगाग्र का फॉर्म क्या है? ये प्लेन है। तो इसको क्या कहेंगे हम? प्लेन वेव फ्रंट कहेंगे। ये वाला तरंगाग्र क्या होगा? ये सर्कुलर वेव फ्रंट होगा, सर्कुलर या स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। ठीक इसी प्रकार से सोर्स ऐसा हो जो सिलेंडर के फॉर्म में हो तो उससे जो भी वेव फ्रंट निकलेगा वो सिलिंड्रिकल फॉर्म में निकलेगा। तो इस प्रकार से ऐसा प्रोग्रेसिव वेव जो कि आगे इस प्रकार बढ़ता है कि उसका जो वेव फ्रंट है वो प्लेन के फॉर्म में होता है, तो उसको हम प्लेन वेव फ्रंट कहते हैं। मीन्स ऐसी प्रोग्रेसिव वेव जो प्लेन वेव फ्रंट के साथ आगे बढ़ती है उसे प्लेन प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। जो स्फेरिकल वेव फ्रंट के साथ आगे बढ़ती है उसे स्फेरिकल प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं, और जो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट के साथ आगे बढ़ती है उसे सिलिंड्रिकल प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं, चूँकि हमारा ये पूरा चैप्टर प्लेन प्रोग्रेसिव वेव पर केंद्रित है, तो हम प्लेन वेव फ्रंट को
प्लेन प्रोग्रेसिव वेव को आगे डिटेल में बात करते हैं। तो इस वेव फ्रंट के लिए कहा गया है कि सोर्स इज आइदर इन प्लेन होगा, तो सोर्स इन प्लेन हो या प्लेन हो, और दूसरी बात क्या है, आइदर वेरी फार फ्रॉम द ऑब्जर्वर, यानी जहाँ से इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है उससे सोर्स को बहुत दूर होना चाहिए, क्योंकि जैसे यही है, भले सिलिंड्रिकल फॉर्म में है, स्फेरिकल फॉर्म में है, जब ये सोर्स जैसे जैसे दूर होता चला जाएगा वैसे वैसे ये जो हमें सर्कुलर फॉर्म दिख रहा है ये प्लेन जैसा दिखाई देगा, मीन्स ये प्लेन वेव फ्रंट के जैसा बिहेव करेगा। तो इसीलिए कहा गया कि सोर्स इज आइदर इन प्लेन और इट विल बी वेरी फार फ्रॉम दी ऑब्जर्वर, ऐसा होना चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं कि ये जो प्लेन प्रोग्रेसिव सिंपल हार्मोनिक वेव है इसका इक्वेशन क्या होता है। तो अभी तक एक जो सिंपल हार्मोनिक वेव या प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का सिंपल जो नेचर होता है हमें पता है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये होता है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा। ठीक, तो ये है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। अब हम बात करते हैं, ये पहला इक्वेशन हो गया y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, जहाँ पे आपको पता है कि a एम्पलीट्यूड, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, t टाइम एंड y इज द डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t ऑफ द प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। हमें इस तरंग को होलली डिस्क्राइब करना पूरी तरह से, मतलब हम ये मान के चलते हैं कि इस इक्वेशन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, टाइम t इधर है, मैंने बताया था कि टाइम पीरियड इतना हो गया, t/2 इतना हो गया, चूँकि ये साइन वेव है, t/4 एंड देन t/3t/4। ओके, यहाँ से ये वेव इस प्रकार चल रही है, ये आगे ऐसे ही मूव ऑन करती रहेगी। एक पॉइंट को मान लेते हैं पॉइंट P है जो कि ओरिजिन O पर सिचुएटेड है, एक पॉइंट मान लेते हैं Q जो कि इस पॉइंट पर सिचुएटेड है, और ओरिजिन O से अगर ये x डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो ये मान लिया कि P से लेके O से लेकर Q तक की जो दूरी है वो x है, और ये जो प्लेन ट्रैवल कर रही है विद वेलोसिटी v ट्रैवल करते हैं आगे की तरफ। देन आप ये समझने की कोशिश करिए कि ये जो पोजीशन है x इक्वल टू 0 या t इक्वल टू 0 टाइम पर, x इक्वल टू 0 मतलब इसकी पोजीशन भी 0 है और टाइम t भी 0 है। अब v वेग से चलता हुआ x दूरी तय करने में पार्टिकल p जो है q तक पहुंच जाएगा, पार्टिकल p को पार्टिकल q तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक x दूरी v वेग से ट्रैवल करने में माना t समय लगता है, t डैश टाइम लगता है, तो t डैश कितना हो जाएगा, t डैश इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन v, मीन्स दूरी बटा चाल, यानी t डैश समय में पार्टिकल p पॉइंट q तक पहुंचता है, यानी t/0 समय पे यहाँ पे था, और पार्टिकल p मीन्स वेव प्रोग्रेस करते हुए, यानी p पे कोई डिस्टर्बेंस अगर प्रोड्यूस होता है तो उसको q तक पहुँचने में x अपॉन v समय लगेगा। तो हमने x अपॉन v को t डैश कह दिया। अब इसी बात को अगर हम थोड़ा उल्टा सोचें कि जितनी देर में पार्टिकल p q तक पहुंचता है, मतलब x अपॉन v टाइम पे, तो q के बारे में सोचें तो q x अपॉन v टाइम यानी t डैश टाइम पहले ही बिंदु p पर रहा होगा, यानी जब q यहाँ पे स्टार्ट हुआ रहा होगा, स्टार्टिंग पॉइंट पर रहा होगा, तो p कहीं पीछे कहीं और पीछे इधर की तरफ रहा होगा। ठीक है, तो t टाइम पर, यानी ये इक्वेशन जो है t टाइम पे है, t टाइम कुछ भी हो सकता है, तो किसी समय t पे अगर y का विस्थापन p का डिस्प्लेसमेंट अगर y है तो यही डिस्प्लेसमेंट q का कब होगा, यही डिस्प्लेसमेंट मतलब ये y डिस्प्लेसमेंट ही q का कब होगा, इसके बारे में बात करें तो सिंपल सी बात है कि अगर t समय बाद, t डैश समय बाद p q का पोजीशन प्राप्त करता है तो t डैश समय पहले q p का पोजीशन प्राप्त करेगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन अगर पार्टिकल p के लिए है, फॉर पार्टिकल p के लिए है, तो इसी इक्वेशन में अगर हम t की जगह पे t माइनस t डैश रख देंगे तो वो इक्वेशन जो है, मान लिया y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा t की जगह पे हम t माइनस t डैश रख दें, तो ये इक्वेशन
फॉर पार्टिकल क्यों हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्यों पार्टिकल के लिए ये हो जाएगा। तो अगर हम ओवरऑल देखते चले तो ये डिस्टर्बेंस जो है आगे की तरफ जो खिसक रहा है, एक ये जनरल फॉर्म हो गया, ये तो स्पेसिफिक टाइम टी के लिए हो गया, एक जनरल फॉर्म ये निकल गया कि अगर वी वेग से कोई भी पार्टिकल कोई भी वेव प्रोसीड कर रही है आगे प्रोग्रेसिव वेव, तो उसका जनरल इक्वेशन हो गया प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस टी डैश। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, ए साइन ओमेगा टी माइनस टी डैश की जगह पर रखा x अपॉन वी, इसको और सॉल्व करेंगे, टी साइन ओमेगा की जगह पे हम 2 पाई रख दिए स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन होता है, एन की जगह पे 1 अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन टी इंटू वी, ये वी वेलोसिटी है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, हमको पता है कि v इक्वल टू होता है एन लैम्डा, लैम्डा वेवलेंथ, एन फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो जब हम इसको, तो यहाँ से t और v की इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी एन लैम्डा। जब टी एन लैम्डा हो गया तो दिस इक्वल टू हो गया क्या, टी और टी एन, एन को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन टी लैम्डा, दिस इज इक्वल टू लैम्डा आया। तो ये पूरी वैल्यू लैम्डा के बराबर है ए साइन 2 पाई स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो ये प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का एक जनरल इक्वेशन हो गया, ठीक है। दिस इज इक्वेशन फॉर प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, ठीक। अब इसी को और हम सॉल्व करना चाहें तो ए साइन 2 पाई ओमेगा के टर्म से बात करेंगे, इसी को आगे बढ़ा देते हैं, तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स अपॉन वी, ठीक है। अब हमारे पास एक टर्म होता है k इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। k क्या होता है, k को हम कहते हैं वेव नंबर, ठीक है। k इज कॉल्ड वेव नंबर, जो कि 2 पाई बाई लैम्डा के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इससे हम लिख सकते हैं ए साइन 2 पाई ओमेगा टी माइनस ओमेगा अपॉन वी जो होगा वो k के बराबर होगा। कैसे, हम लिख सकते हैं इसको 2 पाई n और v को लिख सकते हैं n लैम्डा x, यहाँ से n और n कैंसिल हो गया, ठीक है। हाँ, ये 2 पाई यहाँ नहीं रहेगा क्योंकि ओमेगा अंदर चला गया है। तो a साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई बाई लैम्डा इज के एक्स, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये भी आ गया, ये भी इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है। अब हम बात करते हैं वेव के फेज डिफरेंस की, फेज की बात करते हैं। अब फेज को समझाने के लिए सबसे पहले हम एक वेव का वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे, ओके। अब मान लिया कि ये क्या है, ये है इसका मीन पोजीशन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये निगेटिव डायरेक्शन है। तो अगर हमने इसके अपवर्ड डायरेक्शन में जो फॉर्म है, इसी में हमने दो पार्टिकल कंसीडर किया, ये वाला एक P है एक Q है। तो इसकी जो स्थिति हो गई ये P है, दोनों ही वेव के ऊपर की तरफ हैं, ठीक है। लेकिन क्या इनकी दिशा सेम है, दिशा के बारे में अगर बात करेंगे तो दिशा हमेशा क्या होती है, इस पर हमने टेंजेंट खींचा, टेंजेंट इसकी दिशा को बताएगा। तो टेंजेंट हम देख रहे हैं कि इसका डायरेक्शन कुछ और है, इसका डायरेक्शन कुछ और है। तो हर पार्टिकल, इसलिए इसका स्थिति, केवल स्थिति ही नहीं, इसकी स्थिति सेम है लेकिन दिशा अलग है, सॉरी स्थिति भी डिफरेंट है और दिशा भी अलग है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम यहाँ की पार्टिकल की बात करें तो जितना इसका आयाम है उतना ही आयाम इसका भी है, ठीक है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे इसकी दिशा इधर हो गई, जितना इसका आयाम है उतना आयाम इसका भी है, लेकिन इसकी दिशा इधर है, ठीक है। इसको हमने R नाम दे दिया, इसको S नाम दिया। तो ये P Q R S चारों पार्टिकल्स जो होंगे इस तरंग पे, सभी देखने में सबकी इनका आयाम एक जैसा दिख सकता है, लेकिन चूंकि इनकी स्थिति विपरीत है, तो ये जो डिफरेंट पोजीशंस विद डिफरेंट डायरेक्शंस हैं सभी पार्टिकल्स के, यही कहलाती है कला। तो कला क्या है, कला किसी भी कंपन गति करती हुई तरंग का वो पैरामीटर है जो किसी भी समय कर्क विस्थापन और दिशा को रिप्रेजेंट करता है, यानी रिप्रेजेंट्स फेज रिप्रेजेंट्स
द पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल? जो इस तरंग गति के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम बात करते हैं, अगर फेज पता है तो अब कलांतर क्या चीज़ होता है। कलांतर या फेज डिफरेंस की बात करेंगे हम। फेज डिफरेंस यानी केवल फाई ही नहीं। अच्छा, इस फाई को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? हमारे पास जो पहले वेव फॉर्म का इक्वेशन आया था ये वाला, y इक्वल टू ए साइन 2 पाई स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा। दूसरा इक्वेशन y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, तो y इक्वल टू ओमेगा ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये जो है वेव का इक्वेशन है। और साइन के बाद जितना भी एंगुलर पोजीशन होता है, एंगुलर पार्ट होता है, मतलब दिस पोर्शन इज कॉल्ड फाई, मतलब फाई इज इक्वल टू ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये है हमारा फाई। अगर हम टी बाई टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा का फॉर्म लेंगे तो वहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा, ये हो जाएगा फॉर्म। ठीक है, अब हम क्या बात करते हैं फेज डिफरेंस की। तो फेज डिफरेंस क्या होगा? तो फेज डिफरेंस दो बातों पे डिपेंड करता है। हम देख रहे हैं कि फाई जो है टी पर भी डिपेंड कर रहा है, एक्स पर भी डिपेंड कर रहा है, टाइम पर भी डिपेंडेंट है, और एक्स स्पेस मतलब दूरी पर भी डिपेंडेंट है, किस तरीके से वेव चल रही इस पर भी डिपेंडेंट है। तो दो तरह का फेज डिफरेंस हम दो प्रकार से निकाल सकते हैं, टाइम कांस्टेंट रख के और डिस्प्लेसमेंट एक्स को चेंज कर करके। दूसरा क्या है, एक्स को कांस्टेंट रखे और टाइम को चेंज कर करके निकाल सकते हैं। तो पहले हम निकालते हैं कि जब टाइम हमारा कांस्टेंट रहे एक स्पेसिफिक टाइम पर और एक्स वेरी करता रहे। ठीक है, तो इसके लिए मतलब टी कांस्टेंट बट एक्स वेरी, टी कांस्टेंट रहे और एक्स वेरी करे। तो इस दशा में हमारा जो वेव है, हम ये मान लेते हैं कि किसी निश्चित समय पर, किसी टाइम टी पर कोई पार्टिकल ए है और कोई पार्टिकल जो है वो बी है। इसकी जो ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है वो x है और इसकी जो है वो x2 है। ठीक है, कितनी दूरी आगे चला, x1 है, x2 है और ये ओरिजिन है। तो क्या होगा, टाइम दोनों के लिए सेम है, यानी किसी हम एट टाइम टी, हम टाइम टी की बात करते हैं, तो एट टाइम टी ए जो है ओरिजिन से x1 दूरी पर है, बी है ओरिजिन से x2 दूरी पर है। तो उस केस में फाई वन यानी ए की जो फेज है, फाई वन क्या है, फेज ऑफ पार्टिकल ए। तो फाई वन इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा टी माइनस के x1। ठीक है, इसी प्रकार फाई टू क्या है, फेज ऑफ पार्टिकल बी। तो फाई टू इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा टी माइनस के x2। ठीक है, अब दोनों का डिफरेंस लेंगे, डेल्टा फाई क्या हो जाएगा, फाई वन माइनस फाई टू इक्वल टू क्या हो गया, के टाइम्स x2 माइनस x1। ठीक, के टाइम्स x2 माइनस x1। तो यहाँ से क्या होगा, के टाइम्स डेल्टा x या 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो ये डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स क्या आ गया, ये जो है कलांतर और पथांतर। डेल्टा एक्स को क्या बोलते हैं, डेल्टा एक्स इज कॉल्ड भी पथांतर, या इंग्लिश में कहते हैं पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। ठीक है, अब दूसरा केस क्या है, इस फैक्टर को हम बाद में अभी बात करेंगे इसके बारे में। दूसरा पोर्शन है टी कांस्टेंट और एक्स वेरी कर रहा था हमारा पहले। अब हम क्या लेते हैं, अब हम क्या लेंगे कि एक्स कांस्टेंट एंड टी वेरी, एक्स कांस्टेंट टी वेरी। तब क्या हो जाएगा, पिक्चर ड्रॉ करते हैं।
ये ओरिजिन है, कोई पार्टिकल p है किसी समय t1 पर, यही पार्टिकल p जो है मान लिया t1 टाइम की बात करते हैं, टाइम फ्रेम इधर है, t1 टाइम पे यहाँ पर है, किसी समय चलते चलते कुछ टाइम के बाद ये पार्टिकल जब आगे बढ़ता रहेगा या वेव प्रोसीड करती रहेगी तो यही कुछ दिखते दिखते कुछ ऐसी दिखने लग जाएगी, हो सकता है। तो पार्टिकल यहाँ से मूव करता हुआ आगे यहाँ पे आ गया, ठीक। ये पूरी प्रोसीजर जो है मान लिया t2 टाइम पर हो रही है। तो दोनों में आप अंतर देखिए, अंतर है, इसमें टाइम सेम था लेकिन दो पार्टिकल्स अलग अलग पोजीशन पे थे, तो दोनों के फेज अलग थे, तो ये फेज डिफरेंट हो गया अकॉर्डिंग टू स्पेस, इसको स्पेशियल पाथ डिफरेंस बोलते हैं। और ये क्या है, यहाँ पे क्या है, हम कह सकते हैं कि दोनों की पोजीशन एक तरह से देखा जाए तो सेम है, पोजीशन नहीं बदली है। आप देखिए ये थोड़ा पिक्चर बनाने में डिफरेंस हो गया, ये पॉइंट एक ही जगह पे आएगा, वेव चलती जा रही है लेकिन पोजीशन वही रहेगी। तो टाइम स्पेस वही है लेकिन टाइम अलग अलग है, तो इसी इक्वेशन से निकालेंगे तो φ1 इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा t1 माइनस के एक्स, देन φ2 इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा t2 माइनस के एक्स। डेल्टा फाई निकालेंगे तो क्या आएगा, φ1 माइनस φ2 करेंगे, के एक्स कैंसिल हो जाएगा, आएगा ओमेगा टाइम्स t1 माइनस t2, जिसको हम लिख लेंगे डेल्टा t। ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई कैपिटल T इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से आ गया डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल T इंटू डेल्टा टी। तो ये हो गया टाइम के रेस्पेक्ट में हमारा पाथ डिफरेंस कितना, हमारा फेज डिफरेंस कितना होगा। तो इसको हम कहते हैं स्पेशियल फेज डिफरेंस, और इसको क्या कहते हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में इसको बोलते हैं टेम्पोरल फेज डिफरेंस। ओके, तो समझ में आ गया होगा बच्चों ये। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की बात करें, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अभी तक हम बात करते थे किसी हमने पर्टिकुलर एक तरंग के बारे में हमने बात करी है, लेकिन कोई भी माध्यम जो होता है कभी भी उसमें एक सिंगल तरंग नहीं संचरित होती है, तरंगों का समूह संचरित होता है। अब ये तरंगों के समूह में कुछ तरंगें ऐसी भी हो सकती हैं जो सभी एक दिशा में कंपन करें, कुछ तरंगें ऐसी होती हैं जो अपोजिट कंपन करें, ऊपर नीचे इधर उधर कहीं भी कंपन कर सकती हैं। तो जब कंपन कर रही हैं एक ही माध्यम में कई तरंगें, तो जाहिर सी बात है कि आपस में कहीं ना कहीं उसमें टकराव भी होगा। तो ये टकराव होता है, उसी को हम फिजिक्स की भाषा में, साइंस की भाषा में अध्यारोपण और इंग्लिश में सुपरपोजिशन कहते हैं। जैसे अगर कहीं भीड़ भाड़ वाला इलाके में अगर आप चले जाइए तो जितने कम भीड़ रहेगी लोगों के टकराने की संभावना उतनी ही कम होती है, लेकिन जैसे ही जितनी ज़्यादा गैदरिंग बढ़ती जाएगी, जितनी ज़्यादा भीड़ भाड़ बढ़ती जाएगी तो लोगों के टकराने की संभावना भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। तो यही हाल जो है तरंगों में भी होता है। अगर माध्यम में तरंगें संचरित हो रही हैं और तरंगें बहुत सारी संचरित होती हैं, हम बोल रहे हैं, हम देख रहे हैं, जो भी लाइट वेव्स हैं ये दिखाई तो नहीं देती लेकिन हम इनसे रोशनी प्राप्त करते हैं, तो ये भी तरंगें हैं, हमको सुनाई देता है, अप्स एंड डाउन पिच समझ में आता है। ये सब क्या है, ये सब तरंगों के अध्यारोपण की वजह से ही प्रतीत होता है। अगर अध्यारोपण ना हो तरंगों का तो नहीं हो पाएगा, हमें कुछ नहीं सुनाई देगा, हम कुछ नहीं देख पाएंगे, हमें डार्कनेस और ब्राइटनेस का एहसास ही नहीं होगा कि क्या डार्कनेस होता है, क्या ब्राइटनेस होता है, कैसे कलर्स दिखाई देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो रिजल्ट होता है ये सब अध्यारोपण की वजह से ही होता है। ये अलग बात है कि डिफरेंट तरह की तरंगों के टकराने से डिफरेंट तरह के पैटर्न या डिफरेंट तरह की पोजीशंस डेवलप होती हैं। तो ये बाद में हम जब लाइट का चैप्टर पढ़ेंगे या साउंड के बारे में अलग से बात करेंगे तब वहाँ पे हम इसको डिटेल में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं केवल तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत के ऊपर। तो फॉर एग्जांपल हमने ले लिया कि समझने के लिए कि दो तरंगे हैं, हमने तरंग का केवल अप पोर्शन लिया है, ये तरंग इधर से आ रही है, इसी तरह की एक दूसरी तरंग इधर से आ रही है। चलते थे जब दोनों तरंगें आपस में यहाँ पहुँची, टकराई, टकराने के बाद इनका अध्यारोपण हुआ। अध्यारोपण होने से ये मैच कर जाएंगी क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन, सेम तरफ में है, तो इनके मैच करने की वजह से एक बड़े एम्पलीट्यूड का तरंग डेवलप होगा
उसके बाद क्या है, चूँकि तरंगों का आना जाना लगा हुआ है, इसलिए ये तरंग मिक्स होने के बाद फिर से सेपरेट होगी और इस डायरेक्शन में चली जाएगी, ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा। तो सेपरेशन के बाद क्या हो जाएगा, जो तरंग इधर से आ रही थी वो इधर चली गई, जो इधर से आ रही थी वो इधर चली गई। इसी प्रकार हम अपोजिट एम्पलीट्यूड्स की बात कर लें तो एक तरंग इधर से आ रही है, ये तरंग इधर से आ रही है, ठीक है। जब ये मिलेंगी तो कुछ इस तरह का पैटर्न बनेगा। इनके मर्ज हो जाने के बाद, इनके सुपरपोज करने के बाद, चूँकि अपोजिट एम्पलीट्यूड है, ये न्यूट्रल हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और फिर से जब अलग होंगी दोनों तरंगे तो नीचे वाली इधर आ जाएगी और ऊपर वाली वेव इधर चली जाएगी, ठीक है। सिद्धांत का जो डेफिनेशन है वो क्या होता है कि जब किसी माध्यम में दो या दो से अधिक तरंगे, प्रगामी तरंगे एक साथ संचरित होती हैं तो वे एक दूसरे को प्रभावित किए बिना आगे बढ़ती हैं एवं अध्यारोपण के स्थान पर तरंग का रूप एक नई तरंग जैसा होता है, जिसके परिणामी विस्थापन का मान अध्यारोपण करने वाली तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होती है। मीन्स जब भी तरंगे सुपरपोज करेंगी तो जो रिजल्टेंट तरंग बनेगी उसका विस्थापन अलग अलग तरंगे जो सुपर इम्पोज कर रही हैं उनके विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। मीन्स अगर y जो है परिणामी तरंग का विस्थापन है, y1, y2, y3 एंड सो ऑन, अलग अलग तरंगों का विस्थापन है, तो y = y1 + y2 + y3 प्लस एंड सो ऑन। अब चूँकि विस्थापन सदिश राशि होती है इसलिए हमने इसके ऊपर एक वेक्टर का सिंबल लगा दिया। अब सुपरपोजिशन में होती क्या क्या घटनाएं हैं, तो जो पहली घटना मेंटेन रहती है वो ये होती है कि तरंगे एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती हैं। फिर क्या होता है, जो परिणामी तरंग का होता है वो उसका परिणामी या परिणामी डिस्प्लेसमेंट सुपरपोजिंग वेव के आयाम, आवृत्ति और फेज डिफरेंस पर डिपेंड करता है। साथ ही जो रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड है वो कभी कभी समय के साथ चेंज होता भी है, कभी कभी नहीं भी होता है, ठीक है। तो ये सुपरपोजिशन के कुछ फैक्टर्स हैं। इसके बाद क्या है कि सुपरपोजिशन, जैसा भी हमने बात किया था, सुपरपोजिशन से हमें डार्कनेस, किसी के साउंड का लो होना, हाई होना, नहीं सुनाई पड़ना, ये सब सुपरपोजिशन का प्रभाव है। इन घटनाओं को क्या क्या कहते हैं, इन घटनाओं को जो हम कहते हैं, यही मैंने यहाँ चार्ट बनाया था कि सुपरपोजिशन रिजल्ट्स इन इंटरफेरेंस, बीट्स एंड स्टेशनरी वेव। इंटरफेरेंस व्यतिकरण, बीट्स विस्पंद, स्टेशनरी वेव मीन्स अप्रगामी तरंग। इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम अपने अगले लेक्चर में बात करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।